दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल का भाग 4। इसमें आप भारत में पशुपालन, खनिज संसाधन, ऊर्जा, परिवहन एवं संचार से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी सार संग्रह भारत का भूगोल भाग 4। दोस्तों इसमें हम सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। करंट से संबंधित है 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? तो ये दोस्तों मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा जारी की गई है 20वीं पशुधन जनगणना। दोस्तों 20वीं पशुधन गणना जो है उसके आधार पर कुल पशुधन में गौ पशु 35.94%, भैंस 20.45%, बकरी 27.80%, भेड़ें 13.87%, सुअर 1.69 और अन्य पशु 0.25% हैं। अगला प्रश्न है प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ये बिहार में है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुनापारी। गाय को थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? गाय की थारपारकर प्रजाति राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो मिल्क प्रोडक्शन में भारत का स्थान पहला है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है? ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? ये नस्ल है लेघार्न। और यहाँ पर देखिए भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म जो हैं सूरतगढ़ राजस्थान, इसके अलावा चिपलीसा और सुनबेड़ा उड़ीसा में, धमरोड़ गुजरात में, हैसरघट्टा कर्नाटक में, अलमाडी तमिलनाडु में और अंदेश नगर उत्तर प्रदेश में हैं, जो कि भारत में प्रमुख केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म हैं। ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और प्रशीतित वीर्य का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा केंद्रीय प्रशीतित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के सांड और भैंसों का वीर्य उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है वो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन के वितरण से संबंधित है और ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चलाया गया। पहला चरण जुलाई 1970 से 1981 तक, दूसरा चरण ऑपरेशन फ्लड का अप्रैल 1981 से मार्च 1985 तक और ऑपरेशन फ्लड थर्ड जो है ये अप्रैल 1985 से मार्च 1996 तक चलाया गया। अगला प्रश्न है भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी हैं? मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी। ये भैंसों के देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के रेशम उत्पादक शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? टसर रेशम के उत्पादन में झारखंड है प्रथम स्थान पर, यहाँ पर 74.2% रेशम। इरी रेशम असम में 64.2% सर्वाधिक जो है इरी रेशम का उत्पादन असम में होता है। मूंगा रेशम असम में 81.7% और सहतूत रेशम इसका उत्पादन कर्नाटक में होता है। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है दोस्तों? पशुओं के प्रजनन से संबंधित है स्टॉक फार्मिंग। और 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2018 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण और जानकारी के लिए दोस्तों 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल हरियाणा में है, मान सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मेहसाणा में है और जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, बनासकांठा, सिलीगुड़ी, जालंधर और इरोड में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं।
दोस्तों भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। अब अगला टॉपिक देखते हैं खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेज से। तो दोस्तों खनिज जो होते हैं दो प्रकार के हैं। देखिए धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। खनिजों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिजों में लौह धातुएं, अलौह धातुएं और बहुमूल्य खनिज धातुएं होती हैं। लौह धातुएं वो होती हैं जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट। अलौह धातुएं जैसे तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। और बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि। अधात्विक खनिजों में मुख्य रूप से अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर। इसके अलावा कुछ ऊर्जा खनिज होते हैं, एनर्जी मिनरल्स। इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज शैल तंत्र है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधन के बृहद भंडार हैं? दक्षिण पूर्वी भाग में। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न है? तो यह है कर्नाटक। और कौन सा राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी है? ओडिशा। दोस्तों लौह अयस्क के प्रकार जान लेते हैं। लौह अयस्क जो होता है उसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट होते हैं। मैग्नेटाइट या फिर 3O4, हेमेटाइट या फिर 3O3 और लिमोनाइट 2 या फिर 2O3 3H2O और सीडेराइट या फिर 2CO3। ये चार महत्वपूर्ण अयस्क हैं लोहे के, जिसमें मैग्नेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क हैं। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? ये धारवाड़ क्रम में। और प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कुद्रेमुख कहाँ पर स्थित है? तो कुद्रेमुख दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। राजस्थान के नाथराकी पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये लौह अयस्क है। और बेलाडीला खान जो है वो लौह अयस्क के उत्पादन से संबंधित है। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलाज खंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि सबसे अधिक भंडार तांबा के राजस्थान में है। एशिया की उच्च कोटि का जस्ता और सीसा अयस्क भंडार कहाँ पर उपलब्ध हैं? तो ये भीलवाड़ा जिला राजस्थान में है। और विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? दोस्तों चूना पत्थर या लाइम स्टोन विंध्य क्रम की शैलों में सर्वाधिक रूप में पाया जाता है। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम का। भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? उड़ीसा और गुजरात। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक छत्तीसगढ़ है। और कौन सा राज्य अभ्रक यानी माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये है आंध्र प्रदेश। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग झारखंड, गया और मुंगेर जिलों में पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना राजस्थान में। और क्वार्ट्जराइट किस पत्थर का कायांतरित रूप है? ये बलुआ पत्थर या सैंड स्टोन का कायांतरित रूप है क्वार्ट्जराइट। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो उड़ीसा का। और भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से उत्पादित होता है। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ और स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में। और केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? ये है मोनाजाइट बालू का निक्षेप, जिसमें थोरियम प्राप्त होता है। जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। और उड़ीसा में दोस्तों उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और क्योंझर तथा बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान यानी इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल मिनरल प्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिना के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। विश्व उत्पादन में कुल योगदान इसका 5% है। क्रोमाइट में तृतीय स्थान है और विश्व उत्पादन में 8.2% योगदान है। कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है और विश्व उत्पादन में कोयला में 8.5% का योगदान देता है। महत्वपूर्ण खनिजों को हम देखेंगे यहाँ पर। लौह अयस्क में चौथा स्थान है और कुल विश्व उत्पादन में 4.69%। जिंक में तृतीय स्थान और स्टील या कच्चा द्रव में इसका तृतीय स्थान है।
एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है, जो कि विश्व उत्पादन में 4.08% है। अभ्रक उत्पादन में भारत का 16वां स्थान है और कुल उत्पादन का 0.5% भारत द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीज अयस्क जो है, इसमें भारत का 6ठा स्थान है और विश्व उत्पादन में 4% योगदान देता है। कच्चा तेल उत्पादन में 23वां स्थान है, 0.9% योगदान है। बॉक्साइट उत्पादन में 5वां स्थान है, 9.57%। और देखिए, सीमेंट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, जो दुनिया के कुल सीमेंट उत्पादन का 6.9% उत्पादन करता है। और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन हैं, इसमें ग्रेफाइट में दूसरा, बेंटोनाइट में चौथा, रॉक फास्फेट में 16वां, शीशा उत्पादन में 14वां तथा पायरोफाइलाइट में दूसरा और स्टेराइट में दूसरा तथा टाल्क या सेल खड़ी में भारत का दूसरा स्थान है। अब आइए देखते हैं कुछ खनिज भंडार और उनके उत्पादक क्षेत्र। निकिल उड़ीसा और झारखंड में। टंगस्टन जो है, ये कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। बायराइट्स आंध्र प्रदेश में। फायर क्ले जो अग्निशह मिट्टी है, ये गोंडवाना और टर्शियरी कोयला स्तरों में। फ्लोराइट गुजरात और राजस्थान में। काओलिनाइट या चाइना क्ले राजस्थान और गुजरात में। गार्नेट आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और एपेटाइट पश्चिम बंगाल और झारखंड तथा मेघालय में पाया जाता है। दोस्तों, एस्बेस्टस राजस्थान और कर्नाटक में। फेल्सपार राजस्थान और तेलंगाना में उत्पादित होता है। इसके अलावा दोस्तों, झारखंड में झारखंड जो है, झारखंड में मुख्य रूप से इसका उत्पादन, निकिल का उत्पादन जो है वो कटक और क्योंझर क्षेत्र में होता है। इसके अलावा दोस्तों, टंगस्टन का उत्पादन महाराष्ट्र और राजस्थान में होता है, जिसमें डेगाना क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो ये आप कुछ खनिज भंडार और उनके उत्पादक क्षेत्र थे। दोस्तों, भारत का रूर प्रदेश, यानी जो रूर प्रदेश है दुनिया का, वो सबसे अधिक खनिज भंडार में प्रसिद्ध है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है, वो भारत का रूर प्रदेश के रूप में विख्यात है। अब आइए देखते हैं एनर्जी यानी ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, ऊर्जा संसाधन या एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं, वो उनको दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो हैं, ये हमेशा उपलब्ध होते हैं और ये समाप्त नहीं होते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और कचरे से उत्पादित ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और शेल गैस हैं। दोस्तों, भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों का अंश का सही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक जो विद्युत ऊर्जा है वो तापीय माध्यम से, फिर जलीय विद्युत, उसके बाद वायु और आणविक जो है माध्यमों से प्राप्त की जाती है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2009 में। और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना था। काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? ये गुजरात में है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। और पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लुनेज किस राज्य में स्थित है? ये है गुजरात में। दोस्तों, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है और भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में 69.4% ताप विद्युत इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके अलावा गोबर 30% और अपशिष्ट पदार्थों से 10% जो है इनका प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है। राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? ये कोटा राजस्थान में है। और पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है भारत में? तो ये है तमिलनाडु। दोस्तों, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? तो ये थोरियम है, जो कि केरल के मोनाजाइट बालुका निक्षेपों में पाया जाता है। भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? यह है गोंडवाना तंत्र। और भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य कौन से हैं?
ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो ये है झारखंड में। अब आइए देखते हैं भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र सबसे जो महत्वपूर्ण है। देखिए उन सबसे महत्वपूर्ण जो ताप विद्युत केंद्र हैं उनको हम देखेंगे। आंध्र प्रदेश में दोस्तों भद्राचलम, कोट्टागुदेम, मानुगुरु और नेल्लोर में ताप विद्युत केंद्र हैं। तेलंगाना में रामागुंडम और विजयवाड़ा में। असम में बोंगाईगांव, चंद्रपुर और कामरूप में। बिहार में बरौनी और कहलगांव में। छत्तीसगढ़ में कोरबा। दिल्ली में बदरपुर, इंद्रप्रस्थ और राजघाट में। गुजरात में दोस्तों अहमदाबाद, बनास, धुआरम, गांधीनगर, कच्छ, कांडला, महुआ, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर, सिक्का, उकाई, उतारन और बासंक बोरी में। हरियाणा में फरीदाबाद, पानीपत और यमुनानगर में। जम्मू कश्मीर में कालाकोट। झारखंड में बोकारो, सतपुड़ा और स्वर्णरेखा में। मध्य प्रदेश में अमरकंटक, सतपुड़ा और सिंगरौली में। महाराष्ट्र में देखिए बल्लार शाह, भुसावल, चंद्रपुर, चोला, खापरखेड़ा, कोराडी, नासिक, पारस और पार्ले तथा ट्राम्बे, उज्जैनी और उरान में। मणिपुर में लोकटक में। पंजाब में भटिंडा और रूपनगर में। राजस्थान में अंटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों बहराइच, दोहरी घाट, गोरखपुर, हरदुआगंज, जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, ओबरा, पनकी, परीक्षा और टुंडला में। पश्चिम बंगाल में बीरभूम, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का, गौरीपुर, कालीघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और टीटागढ़ में। तो ये भारत में जो विद्युत उत्पादन केंद्र हैं ये प्रमुख राज्यों में इन स्थानों पर स्थित किए गए हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कोयले के प्रकार। कोयले का प्रकार, इसका उपनाम और उसमें कार्बन की मात्रा तथा भारत में किन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। सबसे पहला देखते हैं पीट कोयला। ये अत्यंत निम्न कोयला है जिसमें नमी की मात्रा 40 अधिक होती है और 40% से कम कार्बन होता है। लिग्नाइट कोयला, ये भूरा कोयला होता है, जलने पर अधिक धुआं देता है और इसमें 40 से 60% कार्बन होता है। ये तमिलनाडु के अर्काट या नेवेली क्षेत्र, असम के लखीमपुर, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कश्मीर के करेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। बिटुमिन कोयला, ये काला कोयला कहलाता है, इसमें 60 से 80% कार्बन होता है और ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। एंथ्रेसाइट कोयला, ये दोस्तों एंथ्रेसाइट जो होता है ये कठोर उच्च कोयला होता है, जलते समय ये धुआं रहित है और 80 से 90% कार्बन एंथ्रेसाइट कोयला में पाया जाता है। ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में प्राप्त होता है या मिलता है। तो सबसे अच्छा कोयला है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है और प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ है? ये उड़ीसा में है। दोस्तों छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः कहाँ हैं? ये झरिया में हैं। और लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार किस राज्य में हैं? तमिलनाडु में। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों विश्रामपुर जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए देखते हैं भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। झारखंड में दोस्तों झरिया, बोकारो, करनपुरा, गिरिडीह हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बरजोरा, बीरभूम। उड़ीसा में तलचर, संभलपुर, ईब नदी घाटी। मध्य प्रदेश में उमरिया और सिंगरौली। छत्तीसगढ़ में कोरबा, सोहागपुर, सोनहट, सुंदरगढ़, मांद, रायगढ़ और विश्रामपुर ये प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। इसी प्रकार तेलंगाना में गोदावरी नदी और सिंगरैनी तथा महाराष्ट्र में वर्धा घाटी और काम्प्टी बांदेर भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में शामिल हैं। अगला है दोस्तों कोयले का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है? विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। और भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? 1970 से 80 के मध्य भारत में सबसे पहले तेल ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ था। हाइड्रोजन विजन 2025 क्या है? दोस्तों ये पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है हाइड्रोजन विजन। यहाँ पर देखिए
तेल क्षेत्र और इनका विस्तार। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज किन बेसिनों में हुई है, उनके बारे में आइए देखते हैं। ऊपरी असम बेसिन, ये इसका विस्तार 60,000 वर्ग किलोमीटर में है। पश्चिमी बंगाल बेसिन 60,000 वर्ग किलोमीटर में। पश्चिमी हिमालय बेसिन का जो विस्तार है 1 लाख वर्ग किलोमीटर में है। और राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन 95,000 वर्ग किलोमीटर में इस पेट्रोलियम क्षेत्र का विस्तार है। उत्तरी गुजरात बेसिन 1,40,000 वर्ग किलोमीटर। गंगा घाटी बेसिन में 3,85,000 वर्ग किलोमीटर। तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल बेसिन में 75,000 वर्ग किलोमीटर। अंडमान और निकोबार तटीय बेसिन में 2,000 वर्ग किलोमीटर तथा खंभात तथा बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्रों में 2,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का विस्तार है। भारत में तेल उत्पादन के प्रमुख 4 केंद्र कौन से हैं? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, ये भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। दोस्तों दुनिया के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से उत्पन्न किया जाता है। भारत में तेल अन्वेषण यानी ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। OIL, तो तेल के खोज का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? ये दक्षिण बेसिन से। और भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से होता है? बॉम्बे हाई से। KG-D6 बेसिन में किस खनिज के बृहद भंडार हैं? तो कृष्णा गोदावरी D6 बेसिन में प्राकृतिक गैस का भंडार है। दोस्तों कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। और भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं निर्मित किया गया था माकुम, असम में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधनशाला कौन सी है? दोस्तों ये है डिगबोई, असम में भारत की सबसे पुरानी तेल शोधनशाला। इसके अलावा देखिए भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? रावतभाटा, राजस्थान में। और ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? ये है खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र और उनके रिएक्टरों की संख्या। कैगा कर्नाटक में है। कालपक्कम परमाणु रिएक्टर तमिलनाडु राज्य में। रावतभाटा राजस्थान में। कुदनकुलम तमिलनाडु में। काकरापार दोस्तों गुजरात में। नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। और तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का कितना अंश पाया जाता है? ये 2.1%। दोस्तों भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र यानी प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर, तो ये नांगल पंजाब में है, 1962 में स्थापित किया गया था। बड़ोदरा गुजरात में 1980 में स्थापित किया गया। तूतीकोरन तमिलनाडु में 1978 में। कोटा राजस्थान में 1985 में। तलचर उड़ीसा में 1985 में। थाल महाराष्ट्र में 1987 में। हजीरा गुजरात में है 1991 में। और मानोगुरु तेलंगाना में है, इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र हैं। इसमें देखिए आप केवल हम संयंत्र और उनसे संबंधित राज्यों को देखेंगे, लेकिन आप इस चार्ट के माध्यम से उनके उत्पादन वर्ष को भी देख सकते हैं। दोस्तों डिगबोई तेल शोधनशाला असम में है। ट्राम्बे ये महाराष्ट्र में। ट्राम्बे दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। नूनामाटी गुवाहाटी असम में। बरौनी बिहार में। कोयली गुजरात में। कोच्चि जो है केरल में। मनाली तमिलनाडु में। हल्दिया पश्चिम बंगाल। बोंगईगांव तेल रिफाइनरी असम में है। और चेन्नई जो है तमिलनाडु में है। नागपट्टनम दोस्तों ये तमिलनाडु में है। मथुरा तेल शोधनशाला उत्तर प्रदेश में। मंगलौर कर्नाटक में। पानीपत करनाल हरियाणा में। नुमालीगढ़ असम में। जामनगर गुजरात में। तातीपाका आंध्र प्रदेश में। वादीनार गुजरात में। भटिंडा पंजाब में। बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है। और पारादीप आपका उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों जामनगर और एस्सार जो बादीनार में है, निजी क्षेत्र के HPCL भटिंडा और BPCL बीना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, भूटान में भारत के सहयोग से संकोस, मांगदेच्छू, चुक्खा और
ताला जल विद्युत योजनाएं स्थापित की गई हैं। भूटान में जो है जल विद्युत उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। यहाँ पर देखते हैं विद्युतीकरण से संबद्ध संस्थान या उपकरण। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम महारत्न कंपनी है, नई दिल्ली में है। 1975 में एनटीपीसी की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय पन बिजली निगम, ये दोस्तों मिनी रत्न कंपनी है, फरीदाबाद में 1975 में स्थापित किया गया था। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 1969 में स्थापित हुआ था। भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, 1999 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में मुख्यालय है, 1965 में स्थापित किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो, ये नई दिल्ली में है, मुख्यालय 2002 में स्थापित किया गया था। गेल यानी भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, मुख्यालय दिल्ली में है, 1984 में स्थापित किया गया था। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड गुरुग्राम में है, 1989 में स्थापित किया गया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1964 में की गई थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड नोएडा में इसका मुख्यालय है, 1959 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा का स्थान आता है। तो सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यह है कोयला। और भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है? यह है उष्मीय ऊर्जा का। अगला प्रश्न देखते हैं, शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्य। तो सबसे पहले स्थान पर है तमिलनाडु, जिसकी उत्पादन क्षमता 8631 मेगावाट है। उसके बाद गुजरात, फिर महाराष्ट्र का स्थान आता है, उसके बाद कर्नाटक तथा राजस्थान। तो 5 पवन ऊर्जा उत्पादन वाले राज्यों में सबसे ऊपर तमिलनाडु है, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान का नाम आता है। भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप कहाँ पर हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। और अभ्रक की 3 प्रमुख किस्में कौन सी हैं? श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक और श्याम अभ्रक। दोस्तों, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापित क्षमता। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापित क्षमता कोयला आधारित ये 21 संयंत्र हैं और इसकी क्षमता 39,555 मेगावाट है। गैस और तरल ईंधन आधारित 7 संयंत्र हैं, इसकी क्षमता 4017 मेगावाट। जल आधारित 1 संयंत्र है, 800 मेगावाट क्षमता है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं सौर ऊर्जा आधारित 12 संयंत्र हैं, जिसकी क्षमता 50 मेगावाट है। और पवन आधारित 1 संयंत्र हैं, जिसकी क्षमता 50 मेगावाट है। भारत में टाइडल एनर्जी या ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? भावनगर, गुजरात में। और ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? रूस के सहयोग से। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? ये पवन ऊर्जा के लिए। और देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? दोस्तों, देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोख में बनने वाले पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट और इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है और भारत विश्व में ऐसा दूसरा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। दोस्तों, कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो एंथ्रेसाइट कोयला कोयले की सर्वोत्तम किस्म है, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% पाई जाती है। अब आइए देखते हैं परिवहन और संचार यानी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 1,32,500 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, जो कि 17,757 किलोमीटर है। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे की सकल लंबाई सबसे अधिक है? ये महाराष्ट्र में है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग। दोस्तों, NH1 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1
दिल्ली से अमृतसर इसकी कुल लंबाई 1226 किलोमीटर है। NH2 दिल्ली से कोलकाता 1465 किलोमीटर। NH3 दोस्तों आगरा से मुंबई ये 1161 किलोमीटर है। NH4 थाने से चेन्नई के बीच में है 1235 किलोमीटर। और ये देखिए NH44 ये श्रीनगर से कन्याकुमारी 3745 किलोमीटर है, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। दिल्ली मुंबई और राजस्थान से गुजरात में जो है ये 1428 किलोमीटर है NH8। NH9 मुंबई से विजयवाड़ा 841 किलोमीटर। इसके अलावा दोस्तों बरौनी लखनऊ ये देखिए ये NH28 है, बरौनी से लखनऊ 570 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट क्या था? तो दोस्तों ये राजमार्गों के विकास से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? तो ये झांसी में। दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य गाँवों को पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ना है। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है? राष्ट्रीय राजमार्गों से। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 2009 में। और भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में स्थित है। और रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा गुजरात में स्थित है। दोस्तों यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये मड़ुआडीह बनारस में बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयाँ। चितरंजन लोकोमोटिव दोस्तों ये चितरंजन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और रेल के विद्युत इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। रेल कोच फैक्ट्री 1952 में पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। यहाँ पर सवारी डिब्बों का निर्माण होता है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में 1986 में स्थापित की गई थी, जो पंजाब में है। यहाँ पर रेल डिब्बों का निर्माण होता है। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला पंजाब में है, 1981 में स्थापना की गई थी। और डीजल इंजन के संघटकों का निर्माण यहाँ होता है। डीजल लोकोमोटिव वर्ष 1961 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में यह स्थापित हुआ था। और डीजल इंजन और विद्युत शाफ्ट्स का निर्माण यहाँ होता है। दोस्तों राजमार्गों से संबंधित जो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर में कन्याकुमारी से तमिलनाडु तक कुल 4000 किलोमीटर लंबा है। अब आइए देखते हैं कोकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये रोहा महाराष्ट्र को मंगलूर कर्नाटक से जोड़ता है। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? ये कृत्रिम बंदरगाह है। और सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? ये है विवेक एक्सप्रेस, जो कि 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तीन अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? कन्याकुमारी से। और जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण की घोषणा कब की गई? 25 अगस्त 2014 को। इंपोर्ट कार्गो यानी आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? ये दीनदयाल बंदरगाह यानी खांडला बंदरगाह है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? काकीनाडा। और भारत का सबसे पुराना सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये मुंबई में है। आइए देखते हैं भारत के 13 बड़े बंदरगाह और वो कहाँ से संबंधित हैं। कांडला बंदरगाह दोस्तों इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, ये गुजरात में है। मुंबई ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नहावा सेवा ये नया नामकरण, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किया गया है। मार्मुगाओ ये देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। न्यू मंगलौर आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। कोचीन जो है इसको अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। तूतीकोरिन इसका नाम BO चिदम्बनार बंदरगाह कर दिया गया है। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह।
पारादीप इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। कोलकाता हल्दिया यह एक नदी पत्तन है। और एन्नोर बंदरगाह सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है तथा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बंदरगाह है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? ये है पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ये अमृतसर में है। और भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का यार्ड गुजरात में कहाँ पर है? ये अलंग में स्थित है। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? दोस्तों, कच्छ की खाड़ी पर स्थित बंदरगाह है दीनदयाल बंदरगाह, जो कि कांडला बंदरगाह नाम इसका पुराना नाम था। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? ये है चेन्नई। और कौन सा बंदरगाह बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? तो ये हल्दिया पत्तन जो है बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। ओडिशा तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? ये है पारादीप बंदरगाह। और दोस्तों, मार्मुगांव पत्तन कहाँ पर स्थित है? ये गोवा में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए भारत में रेलवे जोन, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें भारत में कुल रेलवे जोन की संख्या वर्तमान में 18 है। यहाँ पर देखिए पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है चर्च गेट मुंबई में है। मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल में। दक्षिण पश्चिम रेलवे ये हुबली में है। दक्षिण तटीय रेलवे जो है विशाखापत्तनम में है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है चेन्नई में स्थित है। इसी प्रकार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मध्य प्रदेश में है। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में। पूरब रेलवे कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो रेल इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और देखिए पूर्व मध्य रेलवे ये हाजीपुर में स्थित है। और नॉर्थ ईस्ट रेलवे यानी पूर्वोत्तर रेलवे इसका मुख्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो है इसका मुख्यालय गुवाहाटी असम में है। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसी प्रकार उत्तर पश्चिमी रेलवे जो है इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। अब आइए देखते हैं भारत के राष्ट्रीय जो जलमार्ग हैं यानी नेशनल वाटरवेज। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 1620 किलोमीटर है, जो इलाहाबाद से हल्दिया गंगा से हुगली नदी प्रणाली में जाता है। और ये भारत के सर्वाधिक उपयोगी जलमार्गों में से एक है, जो कि यंत्रीकृत तक साधारण नौकाओं द्वारा पटना और हरिद्वार तक नौवहन योग्य है। यह जलमार्ग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए जो है हल्दिया फरक्का, फरक्का पटना और पटना इलाहाबाद 3 भागों में विभाजित किया गया था। और इसकी घोषणा 27 अक्टूबर 1986 को की गई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये सदिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में है। और ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक 891 किलोमीटर नौवहन योग्य है, जिसका भारत और बांग्लादेश सामूहिक रूप से उपयोग करते हैं। इसकी घोषणा 26 अक्टूबर 1988 को की गई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 ये 205 किलोमीटर है, कोट्टापुरम से कोल्लम ये केरल में है। और इसके अंतर्गत पश्चिमी तटीय नहर और उद्योग मंडल नहर तथा चंपकारा नहर जो हैं इसमें शामिल हैं। और 1 फरवरी 1991 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 1095 किलोमीटर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में है। ये 2008 में घोषित किया गया था। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 623 किलोमीटर है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी घोषणा 2008 में की गई थी। अगला है दोस्तों देश के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में जानते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोच्चि में।
वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों, और डैबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में, कैंपेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका वाराणसी में स्थित है। दोस्तों, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माण किया गया है? तो ये है नवावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट सर्विस का प्रारंभ कब किया था? 1986 में। और सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? 1882 में। अब आइए देखते हैं अंत में दोस्तों प्रमुख तेल पाइपलाइनों के संबंध में। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, इसकी लंबाई 1750 किलोमीटर है। सलाया कोयली मथुरा पानीपत 1870 किलोमीटर। कांडला भटिंडा ये 1331 किलोमीटर। मुंबई पुणे मनमाड तेल पाइपलाइन 1389 किलोमीटर। दुलियाजान बोंगई गांव बरौनी 1405 किलोमीटर। नाहरकटिया नूनमटी और बरौनी ये जो तेल पाइपलाइन है 1152 किलोमीटर। मुंद्रा पानीपत 1174। बरौनी हल्दिया 943 किलोमीटर। बरौनी पटना कानपुर तेल पाइपलाइन 743 किलोमीटर और चेन्नई त्रिची मदुरै 683 किलोमीटर तथा जामनगर लोनी गैस तेल पाइपलाइन 1269 किलोमीटर है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी नेशनल वाटरवेज 1 ये इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है और इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो NCERT सार संग्रह भारत का भूगोल का भाग 4। इसका एक भाग और है जिसे हम आगे यानी कल शाम तक कल शाम को प्रस्तुत करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।